हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जल संसाधन। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन, यानी कि ये अध्याय जो है वो निम्नलिखित पर केंद्रित है। वाटर अवेलेबिलिटी एंड स्कैरिसिटी इन इंडिया। इसमें हम भारत की जल उपलब्धता और जल की कमी के बारे में चर्चा करेंगे। कॉजेज ऑफ स्कैरिसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ वाटर। इसमें हम जल की कमी के कारण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक उपयोग और जल का दुरुपयोग शामिल है। वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि हम इसमें जल प्रबंधन तकनीकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चरल मैथड्स लाइक डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इसमें हम संरचनात्मक तरीकों के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मैथड्स, यानी कि गैर संरचनात्मक तरीके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर ऑडिटिंग, जिसमें वर्षा जल संचयन एवं जल लेखा परीक्षण शामिल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एंड इट्स सोर्सेज की, यानी कि जल और उसके स्रोत क्या हैं। पहला, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वैश्विक जल वितरण। 96.5% ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशियन इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर, यानी कि पृथ्वी के कुल जल का लगभग 96.5% महासागरों में है, जिसे हम खारा पानी के रूप में भी जानते हैं। ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर, केवल 2.5% जल ही मीठा जल है, यानी कि शुद्ध जल, जिसे हम पेय जल भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज फ्रेश वाटर ब्रेकडाउन, यानी कि मीठे जल का विभाजन कुछ इस प्रकार है। 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स लाइक अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स, यानी कि मीठे जल का लगभग 70% बर्फ की चादरों और हिमनदों में जमे हुए रूप में पाया जाता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड पर्वतीय क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। लेस देन 30% इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड एंड एज ग्राउंड वाटर इन एक्विफर्स, यानी कि 30% से भी कम मीठा जल भूमिगत जल के रूप में संग्रहित है, यानी कि एक्विफर या फिर जल वृत्तों के रूप में। थर्ड इज सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि मीठे जल के स्रोत क्या हैं। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा। नंबर 2 सरफेस वाटर, यानी कि सतही जल, जिसमें रिवर्स और लेक शामिल हैं। थर्ड इज ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल, स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्विफर्स एंड रिचार्ज्ड बाय रेनफॉल। इसमें भूमिगत जल वृत्तों में संग्रहित जल शामिल है और वर्षा द्वारा पुनर्भरित जल शामिल है। ठीक है, फोर्थ इज रिन्यूएबिलिटी, यानी कि नवीकरणीयता। फ्रेश वाटर इज रिन्यूव्ड एंड सर्कुलेटेड थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मेकिंग इट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि मीठा जल जल चक्र के माध्यम से पुनः नवीकृत और परिसंचालित होता है, इसलिए यह एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, अब हम बात करेंगे वाटर स्कैरिसिटी की, यानी कि जल की कमी। डेफिनेशन, वाटर स्कैरिसिटी मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि जल की कमी का अर्थ है जल की मांग का उपलब्ध जल आपूर्ति से अधिक होना, यानी कि इसमें जल की मांग तो अधिक होती है लेकिन आपूर्ति काफ़ी कम होती है। ठीक है, मतलब अगर इसमें इसको शॉर्टली समझा जाए तो इसमें डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसे हम शॉर्टेज ऑफ वाटर कहेंगे। ठीक है, वाटर स्कैरिसिटी कहेंगे। अब बात करते हैं मेन कॉजेज़ की, यानी कि मुख्य कारण। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन एरियाज विद लो रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट ड्राफ्ट्स, यानी कि इसके जो मुख्य कारण हैं यह सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ कम वर्षा होती है और अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे शॉर्टेज होती है वाटर की। अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर वाटर स्कैरिसिटी की, यानी कि जल की कमी के कारण क्या क्या हैं। वाटर स्कैरिसिटी इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, यानी कि जल की कमी के कई कारण होते हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। मोर पीपल मीन्स मोर डिमांड फॉर वाटर, यानी कि अधिक लोगों का अर्थ है जल की अधिक मांग, यानी कि जितने लोग होंगे उतना ही जल की मांग होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर ओवर यूज, यानी कि कृषि में अत्यधिक उपयोग। लाइक एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एरियाज, यानी कि सिंचित क्षेत्रों का विस्तार। ड्राई सीजन फार्मिंग, यानी कि शुष्क ऋतु में खेती। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड HYV सीड्स नीड मोर वाटर, यानी कि बहुफसलीय खेती और HYV के बीज जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ये
ये वाटर स्कैरिसिटी का कारण बनते हैं। ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस यानी कि शहरीकरण और औद्योगीकरण। सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर यानी कि शहरों और उद्योगों द्वारा जल की बहुत अधिक खपत की जाती है। सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल तक असमान पहुंच है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पल्यूट वाटर सोर्सेस यानी कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ओवर यूज यानी कि औद्योगिक अत्यधिक उपयोग। इंडस्ट्रीज यूज वाटर फॉर प्रोडक्शन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि उद्योग उत्पादन और जल विद्युत ऊर्जा के लिए पानी का उपयोग करते हैं। अर्बन ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शहरी अतिदोहन। एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ वाटर इन सिटीज़ यानी कि शहरों में जल का अत्यधिक दोहन या फिर निकासी। ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जो वाटर स्कैरिसिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम्स यानी कि भूजल का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। लाइक फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स यानी कि भूजल स्तर में गिरावट आती है। टू मच पंपिंग लोवर्स द वाटर टेबल इसमें अत्यधिक पंपिंग से जल स्तर नीचे चला जाता है। सेकेंड इज रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है। लेस वाटर फॉर डेली यूज एंड फार्मिंग इसमें दैनिक उपयोग और खेती के लिए कम पानी उपलब्ध रहता है। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी यानी कि कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। क्रॉप सफर थ्रिएटिंग फूड सप्लाई मतलब फसलें प्रभावित होती हैं जिससे खाद्य आपूर्ति खतरे में पड़ जाती है। फोर्थ इज डैमेज टू इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचता है। नेचुरल वाटर सिस्टम्स एंड साइकिल्स गेट डिस्टर्ब इससे प्राकृतिक जल प्रणालियां और चक्र बाधित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की यानी कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर वन, डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू कचरा। वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स स्पेशली फ्रॉम अर्बन सीवर सिस्टम्स इज ऑफन रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है विशेष रूप से शहरी सीवर प्रणालियों से जो आता है वो अक्सर बिना उचित उपचार के जल स्रोतों में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि औद्योगिक कचरा। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्टली इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन कॉन्टोमिनेटिंग विद द वाटर यानी कि कारखाने और उद्योग अनुपचारित कचरे को सीधे नदियों, झीलों या फिर महासागरों में बहा देते हैं जिससे पानी जो है वो पल्यूटेड हो जाता है यानी कि दूषित हो जाता है। ठीक है। थर्ड इज केमिकल एफ्लुएंट्स यानी कि रासायनिक बहिस्राव। Harmful chemicals from industrial processes and agriculture activities like fertilizer and pesticides seep into water sources यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं और कृषि गतिविधियों जैसे उर्वरक और कीटनाशक इनसे हानिकारक रसायन जल स्रोतों में रम जाते हैं जो कि वाटर को पल्यूट कर देते हैं यानी कि जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। फोर्थ इज ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव गतिविधियाँ। Practices such as religious rituals and emerging ideals in water bodies contribute to pollution by adding non-biodegradable materials and chemicals यानी कि धार्मिक अनुष्ठान और जल स्रोतों में मूर्तियों के डूबने जैसी प्रथाएं गैर जैव विघटनशील पदार्थों और रसायनों को छोड़कर प्रदूषण में योगदान करती हैं। ठीक है। यानी कि ऐसी मूर्तियां जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं वो जल को प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के लिए माप क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन, अवॉइड ओवर ड्राइंग ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल का अत्यधिक निकास से बचें। ठीक है। रेप्लेनिश इट यूजिंग मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग रेन वाटर इन रिजर्वरीज एंड इम्प्लीमेंटिंग वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसे पुनः भरने के लिए वर्षा जल संचयन, जलाशयों में वर्षा जल भंडारण और जल संभर विकास कार्यक्रमों को लागू करें।
इससे होगा क्या कि जो जल है वो इकट्ठा रहेगा, ठीक है, निकास की जगह इकट्ठा रहेगा। सेकंड, प्रिवेंट वाटर वेस्टेज एंड पॉल्यूशन, यानी कि जल की बर्बादी और प्रदूषण रोकें। यूज़ वाटर वाइसली एट ऑल लेवल्स एंड इंश्योर इट इज़ नॉट कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि सभी स्तरों पर जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि यह दूषित ना हो। थर्ड इज़ यूज़ एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, यानी कि सिंचाई की कुशल तकनीकों का उपयोग करें। अडॉप्ट वाटर सेविंग मेथड्स सच एज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स स्पेशली इन ड्राई रीजन्स, यानी कि जल बचत विधियों जैसे ड्रिप सिंचाई और छिड़काव का उपयोग करें, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ डैम, यानी कि डैम क्या है। अ डैम इज़ अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस फ्लोइंग वाटर टू ब्लॉक, रीडायरेक्ट और स्लो डाउन इट्स मूवमेंट, यानी कि डैम बहते पानी के पार बनाया गया एक अवरोध है जो पानी के प्रवाह को रोकता है, पुनः निर्देशित करता है या फिर धीमा करता है उसे उसे हम डैम कहते हैं। दिस क्रिएट्स अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट, यानी कि इससे एक जलाशय, झील या फिर भंडारण बनता है, ठीक है। नोट, द टर्म डैम रिफर्स स्पेसिफिकली टू द रिजर्वियर नॉट द एंटायर स्ट्रक्चर, यानी कि डैम शब्द विशेष रूप से जलाशय को संदर्भित करता है, ना कि पूरी संरचना को, ठीक है। Multi-purpose river valley projects, the temples of modern India. Jawaharlal Nehru called multi-purpose river valley projects the temple of modern India because he believed they were key to India's development and progress. यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा, क्योंकि उनका मानना था कि ये भारत के विकास और प्रगति की कुंजी हैं। These projects we use integrated water resource management to boost agriculture and improve the village economy, support rapid industrialization and strengthen the urban economy. यानी कि इन परियोजनाओं में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का उपयोग किया जाता है ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके और गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके, तेजी से औद्योगिकरण को समर्थन दिया जा सके और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, ठीक है। They were seen as powerful tools to transform the nation through planned and sustainable use of water resources. यानी कि इन परियोजनाओं को राष्ट्र को परिवर्तित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा गया, जो जल संसाधनों की योजनाबद्ध और स्थायी उपयोग के माध्यम से विकास लाती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, यानी कि इन परियोजनाओं के लाभ क्या हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, वाटर सप्लाई टू स्केर्स एरियाज, यानी कि जल आपूर्ति दुर्लभ क्षेत्रों में। दे प्रोवाइड वाटर टू रीजन सफरिंग फ्रॉम वाटर शॉर्टेज एंड सपोर्ट इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ये परियोजनाएं जल की कमी वाले क्षेत्रों को पानी प्रदान करती हैं और कृषि सिंचाई में सहायता करती हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि विद्युत उत्पादन। दीज प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस पावर फॉर इंडस्ट्रीज एंड होम्स, यानी कि ये परियोजनाएं उद्योगों और घरों के लिए बिजली उत्पन्न करती हैं। नंबर 3, फ्लड कंट्रोल, यानी कि बाढ़ नियंत्रण। दे हेल्प मैनेज एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, यानी कि ये बाढ़ के प्रभाव को प्रबंधित और कम करने में मदद करती हैं। नंबर 4, एडिशनल यूजेस, यानी कि अतिरिक्त उपयोग। दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, यानी कि ये जो परियोजनाएं हैं वो मनोरंजन, अंतर्देशीय नौवाहन और मछली पालन के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं, ठीक है। देखो, जो डैमिंग रिवर्स होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक डिसरप्शन ऑफ नेचुरल फ्लो, यानी कि प्राकृतिक प्रवाह का व्यवधान। डैम्स इंटरफेयर विद द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड लीडिंग टू पुअर मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि जो बांध होते हैं वो नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालते हैं, जिससे तलछट की खराब भी गति होती है, ठीक है, यानी कि जो तलछट की जो गति होती है वो खराब हो जाती है। सेकेंड, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, यानी कि तलछट का संचय। एक्सेसिव सेडिमेंट बिल्ड्स अप एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर, यानी कि अत्यधिक तलछट जलाशय के तल पर जमा हो जाती है। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि जलीय आवास पर प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ सेडिमेंट कॉसेस
यानी कि तलछट की कमी के कारण रॉकियर स्ट्रीम बेड्स यानी कि नदी के तल कठोर हो जाते हैं। पुअरर लिविंग कंडीशंस फॉर एक्वेटिक लाइफ, और जलीय जीवन के लिए खराब रहने की स्थिति बन जाती है। नंबर 4, सबमर्जेंस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल, यानी कि वनस्पति और मिट्टी का जलमग्न होना। रिजर्वियर्स फ्लड एक्सिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल विच देन डिकम्पोजेस ओवर टाइम, यानी कि जलाशय वनस्पति और मिट्टी को बाढ़ में डुबा देते हैं जो समय के साथ सड़ जाती हैं। नंबर 5, रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज अफेक्टेड, यानी कि जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है। छठा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि समुदायों का विस्थापन। लार्ज स्केल रीलोकेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड, यानी कि बड़े पैमाने पर स्थानीय आबादी का पुनर्वास अक्सर आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन इंडिया, यानी कि भारत में पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण की विधियां क्या क्या हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, माउंटेनियस एरियाज, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र। गल्स एंड कुल्स, यानी कि गुल एंड कुले जिसे भी हम कहेंगे। दीज आर डाइवर्जन चैनल्स बिल्ट टू सप्लाई वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाए गए विचलन चैनल हैं। ठीक है। सेकेंड इज राजस्थान, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि छत पर वर्षा जल संग्रहण जिसमें पीने के पानी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3, वेस्ट बंगाल फ्लड प्लान्स, यानी कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान। इनंडेशन चैनल्स डेवलप्ड फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी कि बाढ़ चैनल जो होते हैं वो बाढ़ के दौरान सिंचाई के लिए विकसित किए जाते हैं। नंबर 4, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एग्जाम्पल राजस्थान, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसका उदाहरण राजस्थान है। खडीन्स, जैसलमेर एंड जोहार, यानी कि खडीन जो कि जैसलमेर में है और जोहार। एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर शेप्ड इनटू स्ट्रक्चर दैट स्टोर रेन वाटर, यहाँ पे कृषि क्षेत्र को ऐसी संरचनाओं में आकार दिया गया है जो वर्षा जल को संग्रहित करती हैं। तो बेसिकली इन क्षेत्रों में ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स अपनाए गए हैं। ठीक है। In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, especially in Bikaner, Falodi and Barmer, almost every house had underground tanks called tankas built in inside the house. यानी कि अर्ध शुष्क और शुष्क राजस्थान के क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में प्रत्येक घर में भूमिगत टैंक होते थे जिन्हें टाके भी कहा जाता था। These tankas were part of a well-developed rooftop rainwater harvesting system used mainly to store drinking water. यानी कि ये टाके जो होते थे वो एक अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का हिस्सा होते थे जिनका उपयोग मुख्य रूप से पानी के पीने को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। सेव नर्मदा मूवमेंट। Narmada Bachao Andolan is a non-governmental organization that united tribal communities, farmers, and environmentalists and human rights activities to oppose the construction of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River in Gujarat. यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो एक गैर सरकारी संगठन है जिसे हम एनजीओ भी कहेंगे, जो आदिवासी समुदायों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एकजुट करता है ताकि गुजरात में नर्मदा नदी पर बड़े बांधों का विरोध किया जा सके। ठीक है। यानी कि जो गुजरात में नर्मदा नदी है उस पर जो बड़े बांध बने हुए हैं उनका विरोध किया जाए, इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इनिशियल फोकस, यानी कि इसका जो प्रारंभिक ध्यान था वो पर्यावरण संबंधी चिंताएं, विशेष रूप से बांध के पानी के मतलब जो बांध का पानी का बढ़ता स्तर था उससे पेड़ों के डूबने की समस्या को हल करना था। बेसिकली इसमें पहला ध्यान ये दिया गया था कि पर्यावरण से जो संबंधी सभी चिंताएं हैं वो दूर हों और विशेष रूप से बांध के पानी के बढ़ते स्तर से पेड़ों के डूबने की समस्या को बचाया जा सके। ठीक है। रीसेंट एम, यानी कि इसका जो हाल का उद्देश्य है, यानी कि वर्तमान का जो उद्देश्य है वो है कि यह सुनिश्चित करना कि गरीब और विस्थापित लोगों को सरकार से पूर्ण पुनर्वास सहायता मिले। ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकें। थैंक यू।